हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन, दैट इज कैरियर वेव। माय नेम इज तंदु पाठक और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट क्लास। तो देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन बेसिकली है क्या। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग जब अपने आसपास में देखते हैं तो हर जगह एक मोशन देखते हैं ना, गति देखते हैं। स्थिरता के साथ साथ गति दिखती है। दैट मींस व्हेनेवर वी सी द स्टैटिक थिंग और द मूविंग थिंग, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस through which we see the object and consider it's whether in motion or in state of rest। तो अगर मान लीजिए हमने किसी चीज को मोशन पे देख लिया, तो मोशन में देखने के समय हमने आपको दो तीन मैकेनिक्स के पार्ट बताए थे। जैसे एक था काइनेटिक्स और एक था काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो था वो खाली डील कर रहा था कि भाई मोशन हो रही, दैट वाज ऑल। लेकिन जो काइनेटिक्स पार्ट था, जो बल गतिकी वाला पार्ट था, दैट वाज डीलिंग विद द फैक्टर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन। तो हम लोग अभी यूज कर शुरू आज हो रही है जो चैप्टर, दैट इज काइनेटिक्स। यानी अब हम लोग बात करेंगे द फैक्टर दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दैट मोशन। लेकिन जब ये फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ लॉज की तरफ जाना पड़ता है, कुछ नियमों की तरफ जाना पड़ता है, और जो कि एनसीईआरटी ने बहुत बखूबी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये सेशन हम लोग दो सेक्शंस में, यानी कि एक लॉज ऑफ मोशन पूरा अप टू इम्पल्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और सेकेंड पार्ट जो इसका होगा दैट वुड बी ऑफ द फ्रिक्शन, पुली, टेंशन, ये सब अलग से हम लोग को डिस्कस करना होगा। ओके, सो दिस वुड बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द टू पार्ट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें डायग्राम को देख करके कि मोशन इंपार्ट करने में हम देख रहे हैं हर जगह फोर्स यूज किया जा रहा है। तो इसी के संबंध में सबसे पहले जो नियम आया था दैट वाज एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल की जो भविष्यवाणी थी या फैलेसी थी, वो फैलेसी एक तरह समझिए जो निरर्थक साबित हुआ। दैट वाज कि अगर कोई चीज मोशन में है देन देयर शुड बी सम फोर्स एसोसिएटेड विद इट। यानी अगर कोई वस्तु गतिमान है तो तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई ना कोई एक बल रहा होगा। यानी बल के बिना गति नहीं होगी, ऐसा अरस्तु का मानना रहा। और जो कि आगे चल करके अगर आप देखोगे तो आती है अपनी न्यूटन्स की थ्योरीज, तीनों लॉज आते हैं तो वो इसका खंडन करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम इनका था वो यही था कि मोशन हो सकती है बशर्ते कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, बिना बल के। यानी कि अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही हो तो मूव करती ही जाएगी। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स। यानी कि उन्होंने कहा कि देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, और वहीं से हम लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले एक चीज देख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या देखना है आपको? यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाता है द मोशन, ओके, द मोशन इन विच द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी समय के साथ बदल नहीं रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी यहां पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दैट यू रिमेंबर कि वेलोसिटी v इज कांस्टेंट। v कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी वुड बी जीरो। तो डेल v क्या हो जाएगा? जीरो। एंड इफ यू नो और यू कैन रिकॉल, एक्सेलरेशन इज चेंज रेट इन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है समय के साथ कितना, इसी को तो त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जब चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। दीज आर द थिंग्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि भाई देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये बढ़ सकता है, घट सकता है। बढ़ना या घटना यानी कि वेलोसिटी में चेंज होना है, कभी पॉजिटिव चेंज अगर बढ़ रहा है, नेगेटिव चेंज अगर वो घट रहा है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज तो हो रहे हैं, और जब भी चेंज होगा तो कुछ समय लेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, दैट मींस टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज वुड बी नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो जाएगा कि वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि जो डेल वी है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड सो दैट वुड बी एक्सेलरेशन। यानी दिस काइंड ऑफ मोशन कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सेलरेटेड मोशन। एक चीज और यहीं पे रिकॉल कर लीजिए छोटा सा, दैट मींस जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक था इनर्शियल और एक था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब जो इनर्शिया फॉलो करे, और इनर्शिया फॉलो करे मतलब कि उसमें फोर्स की पैरामीटर्स को भी किनारे करके आप कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई चला रहे हो, यानी रिलेटिव वेलोसिटीज के संदर्भ में आप बात कर पाओ, तो ऐसे में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो जाएगा कि उनके पास में इनर्शिया को कंडीशन करने की ताकत नहीं रही, दैट मींस दे आर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी उनमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, तो उससे आप किसी चीज को अगर दूरी मापोगे तो दूरी वो बदल जानी है समय के साथ में, तो वो चीज कंफर्म नहीं रह पाएगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, एरिस्टोटल की फिलॉसफी यही थी कि जो भी बॉडी अगर मोशन में जानी है तो उसके लिए बल चाहिए। पहले क्या था, हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स था वो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी चीजों को देखता था, छोटे मोलिकुलर अंडरस्टैंडिंग छोटे लेवल पे नहीं थी। और जमीन पर जब हम कोई चीज देखते हैं तो देखते हैं अगर किसी चीज को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं चलता, क्योंकि वहां फ्रिक्शन है जो उसको रोक लेता है।
तो हम देख रहे थे कि कोई गतिमान वस्तु है रेस्ट में आती है, यानी फोर्स चाहिए अगर लगातार चलाना है। ऐसे ही बहुत सारे अगर देवी देवताओं की स्तुतियों को देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा ग्रह नक्षत्र इन सबको चलाने वाले भी भगवान हैं। इन्होंने आकर के इसकी खंडन कर दी सुपरस्टिशन की। इन्होंने कहा नहीं, अगर एक बार जो चल गया वो अपने आप को बैलेंस करता हुआ चलता ही जाएगा until someone comes and stops it। कोई आए उसको रोके नहीं, तब तक वो चलता ही रहेगा, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। नेट रिजल्टेंट फोर्स में 0 है, यानी चलने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं, इनर्शियल कंडीशन काफी है, इनर्शिया काफी है, इनर्शिया भी आते हैं। तो दैट मींस एरिस्टोटल की फिलॉसफी क्या थी कि हर बॉडी जो मोशन में है उसके साथ में क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और न्यूटन ने इसे खंडित कर दिया अपने पहले नियम के साथ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये, इन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। रेस्ट क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, देयर इज नो डाउट। हाँ, इसको रोकने यानी इसमें चेंज करने के लिए आपको फोर्स लाना पड़ेगा, until or unless it is compelled by some external force. So if a body is in motion will remain in motion। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्यकारी बल ना आरोपित करा जाए। यानी if you aren't applying any force externally, then the object whatever condition it is in will remain in that condition। That means if it is in rest it will remain in rest, if it is in motion that will remain in motion। कितना आसान सी बात थी कि गति गति रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, उद्दंड का उद्दंड ही रहेगा जब तक कि उसको दो चार चपाटे ना लगाए जाएं। तो व्यक्ति की प्रकृति तब तक नहीं चेंज होती जब तक कि उस पे क्या, डिसिप्लिन का आरोप ना लगाया जाए, चाहे वो खुद से लगाइए आप, चाहे बाहर से आए। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि रेस्ट में रेस्ट ही है, मोशन में तो मोशन ही है। थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन का भी थ्योरी हल्का फुल्का आता है, जो कि आगे हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है कि जो भी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रहेगा। तो इसी को इनर्शिया का मतलब ही होता है इनर्टनेस। इनर्शिया को शब्द को हम समझते हैं, इनर्शिया का मतलब हो गया इनर्टनेस। क्या हो गया इसका मतलब, इनर्टनेस। इनर्टनेस का मतलब होता है समथिंग दैट डू नॉट चेंज, नो चेंज। किसमें चेंज नहीं, कंडीशन में। नो चेंज इन कंडीशन, द कंडीशन विल रिमेन एज इट इज until unless you are applying some force। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि देखो इनर्टनेस है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। चेंज होगा नहीं वो तो बात की बात है, अगर आप चेंज करोगे भी फोर्स लगा करके तो उसको क्या करेगा, ये उसको ये रेजिस्ट करेगा। इट विल रेजिस्ट द चेंज दैट इज यू आर अप्लाइंग। तो इसका मतलब ये होगा अगर इनर्ट है तो ये रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट द चेंज। जैसे मान लो आप आलसी हो, आपसे कोई काम करवाए, देखो काम करने वाला आदमी वो काम करता ही रहेगा, करेगा, वो हमेशा करेगा, इंस्पायर हो के करेगा। लेकिन जो ना काम करने वाला आलसी व्यक्ति है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो ना पढ़ने के हजार बहाने ढूंढेगा जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल ना लगाया जाए। और बाहरी बल लगाने पर भी वो विरोध करेगा, वो अपने कंडीशन में रहना चाहेगा। कभी आप आलसी अगर हो, आप सोचना कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, दुनिया की सारी ताकतें, पूरी कायनात की ताकतें आपके पीछे लग जाएंगी कि आप सुबह ना उठ पाओ। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कल का पूरा दिन बेकार जाएगा आपका। मींस विच एवर इनर्शियल कंडीशन यू आर इन, यू विल रिमेन इन दैट कंडीशन। अगर कंडीशन को चेंज करना है, बहुत बड़ा तप करना पड़ता है, 20-25 दिन, तब जाकर के आदतें बदलती हैं। तो आपने अगर अपनी कोई एक डेली रूटीन असाइन नहीं करी है तो एक ऑटोमेटिक डेली रूटीन आपकी बन जाती, रूटीन बन जाती है। इसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनर्शिया है वो रेजिस्ट करता है चेंजेस को। तो इनर्शिया इज द कंडीशन विच रेजिस्ट द चेंज। यानी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेजिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रक आ रही हो, धीरे धीरे लुढ़क रही है, धीरे धीरे चल रही है, अगर आप उसको रोकना चाहो क्या रोक पाओगे, क्योंकि उसके पास में मास है ना। तो अगर ज्यादा मास है तो उसको रोकने में बड़ी कठिनाई होती है। हल्की चीज अगर आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन रेजिस्ट करता है, वो चाहता है कि आगे चला जाए, आपको कुचलता हुआ चला जाएगा लेकिन जाना चाहता है वो। यानी आपके रोकने के, यानी कि अपने कंडीशन में जो आप चेंज करना चाह रहे हो उसको रेजिस्ट कर रहा है। द सेम गोस विथ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अगर कोई स्टेशनरी एक पहाड़ है, अब आप उसको हिलाना चाहते हो तो क्या हिलेगा वो, नहीं, जब तक कि आप बहुत ज्यादा बल नहीं लगा दोगे तो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, इनर्शिया यानी ये जो रेजिस्ट करने की प्रवृत्ति है चेंज को, ये किस पे डिपेंड करेगी, कितना उसका मास है। इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास, मेजर ऑफ मास। यानी अगर मास किसी वस्तु का ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसको हिलाने डुलाने धमकाने में ज्यादा टाइम लगेगा। मोटे आदमी से कम बढ़ना कि उसका मास ज्यादा है, वो जरा सा हाथ घुमाएगा और कब आपको ज्यादा चोट लग गई, आप जमीन पे खड़े नहीं नजर आए, पता नहीं चलेगा। हल्के फुल्के आदमी हो तो आपका इनर्शिया कम है, यू डोंट हैव मास, दैट मींस यू डोंट हैव इनर्शिया। इनर्शिया होने के लिए आपके पास में ठीक ठाक मास हो, अदरवाइज आपका इनर्शिया कम हो जाएगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, कि कितना ज्यादा मास है, दैट मींस कितना ज्यादा वो रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। किसी को थप्पड़ मारोगे 3 चक्कर गा के गिर जाएगा, और किसी को थप्पड़ मारोगे ऐसे खूर करके तरेगा कि आप भागते नजर आओगे। फिर यू गेट माय पॉइंट, क्योंकि उसके पास में मास है, रेजिस्टेंस है, एंड्योरेंस है, रेजिलियंस है।
तो ये सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। ओके, तो हमें लगता है कि इनर्शिया आपने समझा। अब इनर्शिया के टाइप्स भी होते हैं, यानी जिस कंडीशन में वैसे ही रहना चाहेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन तीन तरह की हो सकती है, या तो वो रेस्ट में रहे, तो इनर्शिया ऑफ एक तो हो जाएगा रेस्ट, पहला क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या रेस्ट इनर्शिया इसी को हम बोल सकते हैं, रेस्ट इनर्शिया। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तो मोशन इनर्शिया, मोशन इनर्शिया। और तीसरा हो सकता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इनर्शिया, डायरेक्शन इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या समझ पा रहे हैं, यानी कि विरामावस्था का जड़त्व, फिर ये क्या है, गत्यावस्था का जड़त्व, और ये क्या है, दिशा जड़त्व। इसका मतलब समझते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझते हैं। अगर आप स्थिर रह जाओगे, जैसे मान लो आपने ऐसे बैठे बाइक पे, और जो भी बाइक चलाने वाला है उसने अचानक से एक्सीलेटर लेकर के भड़का दिया, बाइक निकल जाएगी, आप जमीन पे पड़े लेटे नजर आओगे। रीजन, क्योंकि आपकी बॉडी पहले रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब भी अचानक से एक्सेलरेट किया जाए तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। दूसरा रेस्ट का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे एक डायग्राम आपने यहां देखा, एक हथौड़ी है, इसका बेट ढीला हो गया, मतलब इसका हैंडल ढीला हो गया। इन्होंने क्या किया, पत्थर रख कर इससे मारा और ये टाइट होती चली गई। क्यों, क्योंकि जब ऐसे नीचे पत्थर मार रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन जब ये बॉडी रेस्ट में आई तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में हो गया, है ना, मोशन में आना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, धंसता चला गया, उसमें नहीं झगड़ता चला गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का वो एक एग्जाम्पल हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास लिया और इस ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दिया, है ना, और इस पेपर पे आपने एक कॉइन रख दिया। अचानक से झटके से जब ये आप पेपर को खींचोगे तो आप देखोगे कि पेपर के साथ में कॉइन नहीं आएगा, ऑल्दो इट वाज लेइंग ऑन इट, जबकि वो उसी के ऊपर विराम कर रहा था, लेकिन आप जब उसको खींचोगे उसके साथ नहीं आएगा, बल्कि वो ग्लास में गिर जाएगा, यानी वहीं का वहीं रह गया, यानी वो रेजिस्ट कर दिया उस मोशन को जो आपने त्वरित रूप से झटके से कराया। क्या बात समझ पा रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की लॉन्ग जंपर को देख लीजिए, कोई एथलीट जो लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहा हो, लंबी कूद में, तो क्या करता है, पहले दौड़ लगाता ताकि उसका इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाए, फिर उछल जाता हवा में। अब मोशन है तो मोशन अचानक से रेस्ट में तो आएगा नहीं, तो उस मोशन की वजह से काफी दूर जाकर के वो गिर रहा होता है, तो है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि आपने रोकने की कोशिश की पर रुका नहीं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के एक एग्जांपल ये हो गया कि उसी मोशन की वजह से वो आगे बढ़ गया। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, कि आप बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक लिया, आप तो मोशन में, बॉडी नहीं चाहती कि वो ब्रेक में आए, तो कहती नहीं मैं तो मोशन में ही रहूंगी, गाड़ी रुक गई, आप शीशा से तोड़ के बाहर नजर आए, सड़क पे गिरे हुए। क्यों, क्योंकि आपके अंदर बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, कहती मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में ही रहूंगी, या तो फोर्स लगाओ कोई, नहीं तो हम फोर्स खुद लगा के चोट खा लेंगे। डू गेट माई पॉइंट, तो मोशन की वजह से ये दिक्कत आती। तीसरा एक एग्जांपल क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दरी गलीचा देखा है, ये रेस्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कि दरी और ईज पे जब जब धूल जम जाती है तो हम क्या करते हैं, एक लाठी से पीटते हैं, जैसे लाठी से पीटेंगे तो दरी तो मूव कर जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल डस्ट वाले हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर दरी जब वापस अपना रिटर्न मार रही होती है तो हवा भी ला रही होती है, तो हवा के साथ उड़ जाते हैं, यानी कि वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो कोई पेड़ है, उसे फल लगे हुए हैं, आपने उसको झकझोर दिया, हिला दिया। अब देखो फल थे रेस्ट में, आपने पेड़ जब घुमाया तो पेड़ तो पूरा हिल गया, लेकिन रेजिस्टेंस आया, यानी आम तो चाह रहा था कि हम रेस्ट में ही रहें, ऐसे में क्या हो गया, अगर उसकी डंठल थोड़ी भी कमजोर हुई तो गिर के जमीन पे आ गया वो, यानी कि वहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू चेंज इन कंडीशन हो गया। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, जब भी दिशा चेंज करनी है तो फोर्स चाहिए। दिशा चेंज करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए ना, तभी तो वेलोसिटी बोलोगे। और वेलोसिटी आप चेंज करो तो डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आया तो मतलब फोर्स आया। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की आप बात करते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। इसका मतलब डायरेक्शन बॉडी अपने आप से चेंज नहीं करना चाहती, रेजिस्ट करती है। चाहे शार्प टर्न होगा तो आपका गर्दन इधर मुड़ जाएगा, बॉडी ऐसे मुड़ी लेकिन गर्दन बाहर ही रह गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बड़ी लेकर के अगर कभी पहाड़ों वहाड़ों पे घूमने गए होगे आप, तो आप पाओगे कि जैसे ही शार्प टर्न आता है तो ऐसा लगता है मैं बाहर क्यों देखने लगा, है ना, जबकि आप बाहर देख नहीं रहे होते, बाहर गर्दन अपने आप घूम नहीं जाती, गर्दन वहीं की वहीं रह जाती, बॉडी घूम गई कार के साथ और गर्दन वहीं रह गई, फ्लेक्सिबिलिटी है गर्दन में, है ना। तो ये हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक आध एग्जांपल। या अचानक से आप देखोगे मोड़ ओड़ पे, जैसे मान लो एक रोड है और इस रोड पे एक कार जा रही, बहुत तेजी से जा रही थी, अचानक से मोड़ आया, अब वो पूरा जान लगा के मोड़ी, लेकिन फिर भी गाड़ी देखोगे ड्रैग करते करते यहाँ घाई में चली जाती, सड़क पे ऐसे घूमते लौटते यहाँ कहीं जाके गिर जाती, यानी वो घूमना ही नहीं चाह रही थी, यहाँ जाके गिर गई। घूमने के लिए आपने फोर्स लगाया, पर्याप्त फोर्स नहीं मिला, फ्रिक्शन नहीं मिला, सुपर एलिवेशन वहां नहीं दिया हुआ था, तो ऐसे में क्या हो गया, खड्डे में जाकर के गाड़ी गिर गई। तो इसका मतलब वो भी क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया के एग्जांपल्स, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, कुछ हमने डाल दिया है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, इफ अ पर्सन सिटिंग ऑन अ ट्रेन गोइंग एट एन इंक्रीजिंग स्पीड, हाँ
अब देखो, अगर मान लीजिए आप और कोई ऑब्जेक्ट दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में नहीं है, इनर्शियल मोशन उसको कहेंगे जब कांस्टेंट हो यानी यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और गाड़ी के साथ वो मूव कर रहा है ना, तो गाड़ी का मोशन उसका मोशन दोनों का कांस्टेंट वेलोसिटी पे होना चाहिए। और सिक्का उछालेगा तो सिक्का उसके हाथ में ही वापस से गिरेगा। लेकिन अगर मान लो हमने सिक्का ऐसे उछाला, सिक्का गया हवा में, तो सिक्के के पास वेलोसिटी कौन सी है, जो मेरी वेलोसिटी थी वही। यानी एक कार है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी और आपने एक कॉइन उसमें से उछाल दिया। जब कॉइन इस बॉडी से निकल गई तो इस पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, यानी ये भी क्या है, उसी वेलोसिटी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती रहेगी। लेकिन जब तक ये हवा में ही है तब तक आपने क्या किया, गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके 12 कर दी। तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड आपने 12 कर दी, ये तो 10 ही में है, तो अगर आपने यहां उछाला तो आके आपके मुंह पे गिरेगा। पानी पी रहे हो, पानी सारा ऊपर गिर जाएगा। यानी अगर एक्सेलरेट कराओगे तो हर सामान जो आपके आसपास में है वो आपके पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा पीछे जा रहा, ऑल्दो वो नहीं जा रहा, आप आगे जा रहे हो, है ना, लेकिन वो कहां गिरेगा, आपके पीछे गिरेगा। वहीं अगर मान लीजिए आपने अचानक से ब्रेक लिया तो अगर पानी पीने वाले तो पानी सामने वाले के सर पे जाके गिरेगा। डू गेट माय पॉइंट? यानी ब्रेक लेने पर चीजें आगे की तरफ भागेंगी क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेट करने पर हर चीज आपके ऊपर गिर जाएगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। यहां दोनों मोशन में है लेकिन ये पीछे गिरना इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बता रहा है और आगे गिरना इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल बताता है। चीज कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां कहा रहा था कि इंक्रीजिंग स्पीड मतलब एक्सेलरेट कर दिया तो बाउंसेस अ बॉल अपवर्ड। अब बॉल अपवर्ड डाउन जब बाउंस किया तो एक्सेलरेशन के टाइम पे उस बॉल के पास तो जो भी जिस टाइम पे भी बाउंस हुआ वही वेलोसिटी लेके चलेगा वो, क्योंकि अब तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। लेकिन आपने ट्रेन को क्या कर दिया, एक्सेलरेट करा दिया, जो भी ट्रेन था वो एक्सेलरेट हो रहा है। ऐसे में वो बॉल कहां जाएगा, आपके पीछे जाके गिरेगा। दैट मीन द बॉल विल अगेन कम, नहीं, द बॉल विल फॉल बिहाइंड दैट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? हम लोगों ने देखा कि जिसका मास कम है वो हल्का पड़ जा रहा है और जिसका मास ज्यादा है वो भारी पड़ जा रहा है ना। जिसका मास कम है वो हल्का पड़ जा रहा है, जिसका मास भारी है वो भारी पड़ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हल्के वाले लोग हैं वो सर्वाइव कैसे करें? ठीक है, हल्के वाले लोग सर्वाइव कैसे करें? तो हल्के वाले लोग सर्वाइव कैसे करें, इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला, दैट इज मोमेंटम, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करना अगर मास कम है तो, ताकि उनकी बराबरी करी जाए। तो बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मास कम है तो आप वेलोसिटी ज्यादा लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी छोटे कद के लोग होंगे वो फुर्तीले ज्यादा होंगे। इन सभी कंट्रीज जहां छोटे कद काठी के लोग पाए जाएंगे, जैसे चाइना हो गया या ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, तो ऐसे कंट्रीज में क्या होगा, लोग जूडो कराटे, है ना, यानी रैपिड मोशन वाली चीजों का ज्यादा आपको शो ऑफ करेंगे। उनकी अंदर स्पीड की बात होगी, वो जितना ज्यादा स्पीड लेंगे उतना ज्यादा आसानी से भारी भरकम आदमी को डील कर पाएंगे। अगर वो स्लो हुए जरा भी तो भारी भरकम आदमी अगर पकड़ पाया तो गए वो, उनका किक उसको असर ही नहीं करेगा जब तक कि वो किक बहुत ज्यादा फास्ट क्यों ना हो। तो इन्होंने कहा कि संवेग क्या होता है, इन्होंने कहा मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, संवेग। व्हाट इज इट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल पी से। किसका ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। मास का कितना होता है यूनिट, क्या होगा एसआई में, केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पी, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। और कौन सी यूनिट है ये, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं मास से कोई लेना देना तो होता नहीं डायरेक्शन का, तो मास तो स्केलर थी, लेकिन एक क्वांटिटी इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम में डायरेक्शन का बड़ा रोल है क्योंकि ज्यादातर पार्ट इस पे वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मोमेंटम में डायरेक्शन का क्योंकि रोल ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई ये, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी टाइप इज वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश राशि। दूसरी बात इसमें करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन केजी मतलब मास है, मीटर मतलब लेंथ है, सेकेंड मतलब टाइम है लेकिन बटे में है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। ये हो गया क्या, डायमेंशन। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। अब कोई कह दिया सर आपने क्रॉस लगा दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट है, नहीं। जब एक कंटेंट एक क्वांटिटी अगर स्केलर हो तो वहां पे वेक्टर प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं होती। दोनों वेक्टर होते तब एक बार बात करते कि वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो कि डॉट ले रहे हो। डॉट और वेक्टर का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब दोनों वेक्टर हो, अदरवाइज में वो स्केलर प्रोडक्ट ही माना जाएगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा। Although the quantity that is coming in result, that is P, would be what, vector quantity। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जब पहला वाला लॉ का नियम समझाया तो उसमें आपने देखा कि हर वो बात करे लेकिन कहीं फोर्स को सही समझाया नहीं। उन्होंने फोर्स की बात तो करी पर समझाया नहीं कि फोर्स होता क्या है। तो इफ यू आर यूजिंग एनी टर्म देन यू मस्ट एक्सप्लेन इट। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो लोग समझेंगे क्या क्या फोर्स होता है।
तो उस फोर्स को समझना भी जरूरी है, नहीं तो कोई भी कुछ ही चीज को फोर्स बता दे, कोई गति को ही फोर्स मान के बैठा हो तो क्या करोगे? तो फोर्स को एक्सप्लेन करना जरूरी था, ऐसा न्यूटन को लगा। ठीक है, तो अब न्यूटन, अच्छा ये दोनों नियम जो हैं ये कहीं ना कहीं अरस्तु के नियमों से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, अरिस्टोटल के लॉ से इंस्पायर्ड हैं। जैसे पहले लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं, अरस्तु का नियम भी बोलते हैं, और साथ साथ में इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का नियम, या फिर न्यूटन का फर्स्ट नियम, या अरस्तु का नियम, सब तीनों चीजें एक ही हैं। सेकेंड लॉ को बल का नियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम, दोनों बोल सकते हैं, हालांकि इसमें भी काफी इंस्पिरेशन अरस्तु से है। ठीक है, अब देखो दूसरे नियम में इन्होंने कहा कि देखो फोर्स की जो हमने बात करी थी, जो कंडीशन चेंज करता है, तो कंडीशन चेंज करने वाला जो फोर्स है एक्चुअली में है क्या? तो उन्होंने कहा इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन्होंने फोर्स को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एज पर द एनसीईआरटी, नॉट एज द बुक प्रिंसिपिया दैट वाज रिटन बाय न्यूटन। तो खैर तो गहराई की बात होगी, बस इतना समझना है कि फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा ही समझाते हैं। फिर वहीं पे थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके बोलते हैं कि देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है अपॉन टी है, यही टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम था। तो मास का भी चेंज और वेलोसिटी का चेंज। तो देखो नॉन रिलेटिव मोशन के लिए मास हो जाता है कंजर्व यानी कांस्टेंट। तो नॉन रिलेटिव मोशन मतलब जब स्पीड बहुत कम हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा मतलब कि लाखों में ना हो, जैसे 10 लाख मीटर पर सेकंड अगर हो गया तो आप उसको रिलेटिव मोशन मानोगे। 10 पावर 6 से अगर ऊपर हो गया यानी रिलेटिव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई, तो वहां पे आप रिलेटिव मोशन को मानोगे, वहां मास कंजर्व नहीं होता है, वहां पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको यूज करने पड़ेंगे, है ना। मास, लेंथ, टाइम सब एक तरफ बदलते रहते हैं समय के साथ में, टाइम वगैरह सब कुछ आप चेंज एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ नॉन रिलेटिव मोशन जो कि हम लोग की सब्जेक्ट में है, उसके हिसाब से मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसको रीअरेंज करके m इंटू वी बाई टी लिख सकते हो, एंड दैट इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पहले से पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन होता है। तो हमने एक नया नियम निकाला कि भाई देखो फोर्स का मतलब क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज है, और जो भी आप वेलोसिटी में चेंज यानी कंडीशन में चेंज ला रहे हो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तो आप कहोगे सर ए दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहां से आता है इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, क्योंकि चेंज जब भी चाहिए तो चेंज होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मास जितना ज्यादा चेंज उतना कम कर पाओगे, यानी रेजिस्ट करेगा चेंज को। अगर ज्यादा मास हुआ तो ज्यादा मास हुआ उसकी वेलोसिटी जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे। एक ट्रक को आप अचानक से रोक नहीं पाओगे, अगर आप चाहोगे हाथ लगा के मैं रोक लूं, पर एक हल्की साइकिल आ रही होगी आप उठा लोगे तुरंत। एक छोटा सा बच्चा आपकी तरफ दौड़ता आएगा, वैसे उठा लोगे गोदी में, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन मोटा आदमी अगर चिल्ला के आपकी तरफ दौड़ पाएगा ना, दौड़ पड़ेगा ना, तो पता नहीं उसको आप उठा पाओ कि नहीं उठा पाओ, लेकिन आप हो सकता है दुनिया से उठने वाले हो। टू गेट माई पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर मास ज्यादा है, ठीक है, तो चेंज उसको जल्दी नहीं कर पाओगे, यानी उसकी कंडीशन में चेंज, यानी थप्पड़ मार के गाल लाल कर देना, घुसा मार के गिरा देना, ये सब जल्दी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वो रेजिस्ट करेगा चेंजेस को, ठीक है, मार मार के लाल कर देगा। खैर, तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर फोर्स आया तो एक्सेलरेशन आएगा, क्यों? क्योंकि मास तो सबके पास होता है, इसके पास मास नहीं, वो है ही नहीं। सो एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर एंटायर यूनिवर्स दैट मस्ट हैव सम मास। अगर मास नहीं तो वो नहीं है। जब बात समझ पा रहे हैं, मास नहीं तो वो नहीं है। तो किसी को होने के लिए मास तो मैंडेटरी है ही है। तो मास फोर्स डिफाइन नहीं कर रहा, मास केवल क्या डिफाइन कर रहा है? एग्जिस्टेंस, यानी किसी वस्तु का अस्तित्व डिसाइड करता है उसका द्रव्यमान, ना कि उसका बल। तो बल को निर्धारित नहीं कर रहा, बल्कि उसके अस्तित्व को निर्धारित कर रहा है। बल को तब कौन निर्धारित कर रहा होगा? अगर मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब फोर्स इज ओनली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन रहा होगा। सो यू कैन ऑब्जर्व एक्सेलरेशन इन एन बॉडी। एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करिए, किसी बॉडी देखिए, उसमें देखिए क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी कोई तेज हो, धीमा हो रहा हो, धीमी चीज तेज हो रही हो, रुकी हुई चीज चल पड़े, चलती हुई चीज रुक जाए। दीज आर द चेंजेस इन देयर स्टेट्स, यानी वेलोसिटी में चेंजेस है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन है कंडीशन में चेंज होना विद समय, विद टाइम, ठीक है। तो आप क्या करिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ दैट मींस एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मतलब फोर्स है। जैसे होता ना कि आपने धुआं देखा, आपने कहा वहां आग लगी है, तो ऐसे सेम अगर आपने एक्सेलरेशन देखा तो कह दिया भाई वहां फोर्स हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मतलब जैसे मान लिया आपने एक चपाट लगा दिया, आपने किसी कहा क्या आपने बल का प्रयोग किया था, आपने कहा नहीं किया, तो सामने वाला कहा देखो कंडीशन में चेंज देख भाई, गाल फूल के लाल हो गए, सूज के लाल हो गए, गुब्बारा हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन में चेंज हुआ है। तो कंडीशन में चेंज तभी आता है जब बल आरोपित किया गया, इसका मतलब बल आरोपित हुआ है, आप पकड़े जाएंगे, आप साबित हो गया कि आपने बल आरोपित किया था, क्योंकि कंडीशन में चेंज आया, यानी एक्सेलरेशन आया।
या फिर वो घूम के गिर जाए या गोल गोल घूमने लग जाए। गोल होने में, गोल घूमने मतलब कि फोर्स लगा है तभी गोल घूम रहा है, सीधी लाइन में घूमेगा। ध्यान रखना, बिना फोर्स के सीधी रेखा में घूम सकते हो लेकिन गोल गोल नहीं घूम सकते। गोल घूमने के लिए आपको डायरेक्शन लगातार चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो कि रेजिस्ट करता है डायरेक्शन के चेंज को। आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट ना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर पूरे इक्वेशन को देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाले लॉ को, यानी अगर मैं समय बढ़ा दूं तो फोर्स कम रहेगा, समय बढ़ा दूं तो फोर्स कम लगेगा। यानी भी कभी भी किसी चीज में सडन चेंज आपको नहीं करना है, रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, रातों रात एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने की सोचना है, कोई चीज रातों रात नहीं करना है, टाइम देना है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम दोगे तो स्ट्रोक नहीं होगा, स्ट्रोक इन द सेंस कि आपके ऊपर आघात नहीं आएगा। समय चाहिए बदलाव के लिए, अगर समय आपने नहीं दिया, ट्रांजिशन पीरियड अगर सही से नहीं आपने यूज किया ठीक ठाक रूप से, तो दिक्कत होने वाली है। डू गेट माय पॉइंट? क्योंकि अगर टाइम कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। डू गेट माय पॉइंट? जैसे बॉल आ रही है, बॉल को आपको कैच करना है, दो तरीका कैच करने का, आंख बंद करो ऐसे करके खड़े कर हो जो, तो हाथ भी टूटेगा और जमीन पर भी लोटे खर्चा भी होगा। लेकिन अगर आप समझदार हुए, आपने बॉल को पकड़ा लेकिन वहीं नहीं रोका, धीरे धीरे रोका, थोड़ा टाइम दिया, दैट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट था वो आपने कम कर दिया। तो रेट डिक्रीज करने का रेट थे आपने कम करे तो आपके हाथ पे फोर्स नहीं लगा, आप बड़े आराम से रोक ले गए। सेकेंड, अब छत से कूदना है, एक ने कोशिश करी कहां कूदने की, जमीन हार्ड रॉक सरफेस पे, यानी कि सड़क वड़क पे कूद गया, फर्श पे कूद गया, तो क्या होगा? पैर तो टूटेगी टूटेगी। क्यों? क्योंकि शॉक अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया, आपने अचानक से मोशन से अचानक से इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गए। जब इंस्टेंट रेस्ट में आ पाओगे ना तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम जीरो के अप्रॉक्स हो गया। टाइम जीरो के अप्रॉक्स होने का मतलब क्या है? फोर्स इनफाइनिट हो गया। और अनंत अगर बल लग जाए तो क्या होगा उस आदमी का? वो निपट जाएगा सीधा, नीचे नहीं सीधा ऊपर निकलेगा वो। अगर छत से कूदा तो नीचे शायद पहुंचे ना पहुंचे लेकिन ऊपर जरूर पहुंच जाएगा। डू गेट माई पॉइंट? तो इसका मतलब यह है कि समय चाहिए। सीढ़ी यूज करके आओ या गद्दा रख दो नीचे, पुआल डाल दो नीचे, फिर कूदो, शायद बच जाओ। क्योंकि आपने समय कुछ ना कुछ तो लगेगा, और समय अगर लगा, कुछ समय की वैल्यू आई, तो फोर्स शायद प्रोपोर्शनलिटी बहुत कम हो जाएगा। डू गेट माई पॉइंट? समय चाहिए, बदलाव को भी समय चाहिए, समय को बदलने के लिए भी समय चाहिए। डू गेट माई पॉइंट? तो इसीलिए जब भी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो उसके लिए टाइम दें, समय बहुत जरूरी है, तभी वो चीज आपके अंदर सॉलिडली स्टोर करेगी। अदरवाइज आपका ब्रेन वेन का, बहुत सारे लोगों को देखा होगा पढ़ते पढ़ते अचानक से पागल हो गए। क्यों हो गए पागल? क्योंकि वो रातों रात विद्वान बनना चाह रहे थे, 3 दिन में वो आईएएस निकालने की बात करें। इंडिया में ऐसे कुशल बुक बहुत मिलते हैं कि 10 दिन में बने डॉक्टर, ऐसे करके किताबें बिका करती हैं, है ना। 10 दिन में बने घरेलू डॉक्टर, चिकित्सक बन जाए, योगा मास्टर बन जाए, 3 दिन में आपने ChatGPT का कोर्स खत्म कर दें, है ना, रातों रात पूरा ATC क्वालिफाई कर दें, या रातों रात में RRB निकाल दें, कोई भी एग्जाम आपने टारगेट करके निकाल लिया। दैट मीन्स कि रातों रात की जब बात करते हैं तो हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कोई क्वालिफाई कर भी जाए, लेकिन अपने ब्रेन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और एक ना एक दिन वो गिरेगा बहुत भयानक तरीके से, फिर निकल नहीं पाएगा, निपट नहीं पाएगा, और ब्रेन उसका जवाब दे जाएगा। यू गेट माय पॉइंट? तो ब्रेन को हर चीज को जुगाली करने का, समय रिस्टोर करने का, हर चीज को मतलब अपने कंडीशन को चेंज करने का टाइम दीजिए ना। अगला है, फुटबॉल को अगर डालोगे तो जब फोर्स लगाओगे तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, ये भी एक एग्जांपल है। फिर क्या है? पुशिंग ए कार, ग्रेटर द फोर्स फास्टर द एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, ये भी एक एग्जांपल हो गया। हाईवेयर वेट अगर उठाओगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए, ये भी एक एग्जांपल हो गया। ड्राइविंग कार, इंजन फोर्स डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, सारे एक्सेलरेशन पे ही है क्या? ये भी सारे एक्सेलरेशन वाले ही एग्जांपल इसमें है, टाइम वाला एग्जांपल इसमें नहीं है। पर आप समझदार हैं, हमारे साथ क्यों किए हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब फोर्स को हम थोड़ा सा समझते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि यहां फोर्स की बात हो गई न्यूटन के सेकंड लॉ में, तो फोर्स को थोड़ा समझना जरूरी है, फिर इसके इफेक्ट भी देखेंगे। तो फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, यानी फोर्स वही है जो मोमेंटम में चेंज, टाइम रेट चेंज की वजह से आया। यानी अगर आपने मोमेंटम में चेंज करा है तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स आएगा ही आएगा। अगर आपने मोमेंटम में चेंज किया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फोर्स जरूर आया होगा। ठीक है, अब आगे क्या बात करनी है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स आएगा। अब फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया भाई? देखो, P/T होता था, यानी mv/t कर दिया आपने, है ना। और आपको इसका अब चाहिए यूनिट। देखो, मास को क्या लिखोगे? m, है ना, डायमेंशन निकाल रहे हैं। मास क्या है? m, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ पर सेकेंड, t-1 अपॉन में फिर से t है, दैट इज mlt-2। दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट थिंग,
कि आपसे इससे पूछा गया इसका यूनिट क्या है, ऐसा ही यूनिट बताइए, तो आपने कहा सर ये होता है न्यूटन। हालांकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन एसआई में क्या है, न्यूटन। न्यूटन को क्रेडिट दे दिया गया कि भाई ये देखो इतना सारा काम कर गए थे, उस समय हम नहीं पहचान पाए, हम लोग पागल टाइप के थे, नहीं समझदार थे, उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन आप समझ रहे हैं तो हम आपको उसका क्या करेंगे, एक क्रेडिट देंगे। ठीक है, ठीक है। अब बताइए स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर समझने के लिए समझना पड़ेगा कि वेदर द डायरेक्शन प्लेज एनी इंपॉर्टेंट रोल। क्या डायरेक्शन का कोई लेना देना इस कंडीशन से हो सकता है, डायरेक्शन बदलने पे कुछ बदलेगा। अब वही वाली बात हो गई कि थप्पड़ बाएं मारना था, आपने दाएं मार दी, बदल गया ना। डायरेक्शन बदलने से पूरा सिस्टम बदल जा रहा है, पल भर में हालात जज्बात सब बदल जा रहे हैं। तो क्योंकि हर चीज बदल रहा है डायरेक्शन की वजह से, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी जब भी बल लगाना होगा तो एक क्वेश्चन पूछना होगा किस तरफ से, थप्पड़ मारना किधर से, भाई गिरना है तो किधर की ओर गिरोगे, नीचे की तरफ गिरोगे ना। तो वट एवर यू आर अप्लाइंग फोर्स, तो उसमें पूछना जा सकता है डायरेक्शन किधर लगाना है, डायरेक्शन का एक बड़ा रोल है। और क्योंकि डायरेक्शन के बिना आप फोर्स को डिसाइड नहीं कर सकते किधर लगाओगे, यानी डायरेक्शनल क्वांटिटी हो गई, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या समझ पाए, ये न्यूटन क्या था, एसआई यूनिट था। न्यूटन इंटू एसआई यूनिट मत करना, ये न्यूटन जो है एसआई यूनिट है इसका। ठीक है, A particle of mass m at rest is acted upon by a constant force F for a time t. Its kinetic energy after interval of t. अब देखो एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे भी एक दो लेक्चर बाद में, लेकिन फिर भी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि मोमेंटम को जब काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इक्वेट करते हैं, देखो E इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपने नीचे और ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, या आप कह सकते हो हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। और एमवी क्या है, मोमेंटम आपको पता है, तो यानी पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। दूसरी चीज आप ध्यान रखना कि जब हम मोमेंटम पढ़ रहे थे ना P, और फोर्स पढ़ा तो P बाई टी इज इक्वल्स टू एफ आया ना, तो P को हम लिख सकते हैं एफ टी, बोल सकते हैं कि नहीं, फोर्स इंटू टाइम है ना, इसी को इंपल्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स इंटू टाइम, तभी वही मोमेंटम आ जाएगा, है ना। मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। तो मोमेंटम की जगह हम क्या रख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम। तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स दैट इज हियर, यानी सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल फोर्सेस। देखो ब्रह्मांड में कई सारे मौलिक यानी मूलभूत बल हैं। जैसे बल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, फोर्सेस कई टाइप के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनलाइन फोर्सेस, है ना। बहुत तरह के फोर्सेस आते हैं, है ना। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे हैं जो मूलभूत बल हैं। तो ब्रह्मांड के 4 बल ऐसे हैं जिनको मूलभूत की संज्ञा दी गई है। देयर आर 4 फोर्सेस दैट आर कंसीडर्ड फंडामेंटल इन नेचर। ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अब इन फंडामेंटल को में से क्वेश्चन बनता है कि चारों फंडामेंटल कौन है, या इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वही बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा सबसे वीकेस्ट है। तो हमने एक टेबल बना दी, इसको आप एक नजर देख लोगे तो आपको सब रट जाएगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यह है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर, बीच में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत चुंबकीय बल। तो पहला क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा क्या है, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी सबसे कम है। अगर आप यहां पे देखो, इसका अगर स्ट्रेंथ हम 1 मान लेना, तो इसका 137वां भाग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसका 10 लाखवां भाग, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में अगर रिलेशन निकालोगे तो 10 लाख भाग कम होता है। और अगर हम ग्रेविटी से तुलना करें तो ग्रेविटी तो 10⁻39 आती है ना। आपने रेशियोज पढ़े होंगे न्यूक्लियर के साथ में, खैर नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 10⁻39 टाइम्स, यानी माइनस यानी अपॉन में उतना गुना, बहुत कम है, यानी बहुत। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये है। तो इधर की तरफ जाओगे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ किधर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वीकेस्ट फोर्स कौन सा है इन ऑल ऑफ देम, दैट इज ग्रेविटी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, ऊपर वाला। क्या बात समझ पा रहे हो, ऊपर वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, याद रहेगा ऑफ कोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स हो गए। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जैसे बाकी चीजें कंजर्व रहती हैं, एनर्जी कंजर्व है, जैसे आपने कहा मास कंजर्व है नॉन रिलेटिव मोशन में, सेम उसी पद्धति पे आप कह सकते हो कि मोमेंटम भी कंजर्व है।
यानी अगर कोई चीज वेलोसिटी के साथ में जा रही है तो जब तक उसको रोकोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका अपना इफेक्ट इंपार्ट करके जाएगी, यानी किसी में किसी को ट्रांसफर करके जाएगी, वो खत्म नहीं होती। यू गेट माय पॉइंट? तो अगर mv कहीं है, यानी कि किसी भी कोलिजन या किसी घटना के पहले का जो मोमेंटम होगा और बाद का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। तो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन सेम, यानी किसी पिंडों के संकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है। The net momentum of a system of bodies will remain conserved. तो net momentum for a system of bodies remains conserved. यानी पिंडों के संकाय, किसी पिंडों के संकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? चाहे कोई घटना हो या ना हो, घटना होगी तब भी, घटना कोई नहीं हुई तब भी, कोलिजन हुआ तब भी, नहीं कोलिजन हुआ तब भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए यहां से आप गए, यहां से आपने कोई प्रोजेक्टाइल फायर करी, रॉकेट वगैरह, और रॉकेट यहां जाके ब्लास्ट हो गया, तो कुछ इधर पार्टिकल गए, कुछ इधर पार्टिकल गए, लेकिन अंत में गिरेंगे सब ना जमीन पर। अगर वो रॉकेट ब्लास्ट नहीं होती तो उसका पाथ क्या रहता? यही रहता। तो आप ब्लास्ट होने के बाद में भी अगर रिजल्टेंट पाथ निकालोगे सबका, रिजल्टेंट ट्रैक नेट में निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पे, इसी लाइन पे वो एक्चुअली में रिजल्टेंट भी आएगा। अगर ब्लास्ट नहीं होता तो ऐसे टूटा, लेकिन अभी भी इन सबका रिजल्टेंट पाथ यही है। अगर रिजल्टेंट निकाल के चलोगे तो वही है, रिजल्टेंट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। किसी बंदूक की बात करें, जैसे इसका मतलब ये होगा कि M1V1 जो पहले था M1V1 अब हो गया M2V2। अगर कोई सिस्टम किसी कोलिजन में जा रहा है तो पहले ही रहा होगा MV, अब हो गए मान लो दो पिंड M1 और M2 में टूट गए, तो M1V1 प्लस M2V2। ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, बंदूक से गोली फायर करी। अब बंदूक का द्रव्यमान, यानी कि कोई मान लीजिए कोई एक गन है, दैट यू आर अबाउट टू फायर, ये गन है। नाउ यू आर फायरिंग अ बुलेट, एट द पॉइंट द बुलेट इज इन द बैरल, अभी यहीं पे बुलेट, यहीं बैरल में ही सारी बुलेट है, राइट? तो यहां पे इसका मास m, v वेलोसिटी v है, और ये क्या भी जीरो है? यस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसकी कुछ है ही नहीं, सिस्टम तो नेट में v इक्वल टू जीरो ही है, वेलोसिटी है नहीं तो मतलब मोमेंटम जीरो हो गया। नाउ लेट्स कंसीडर द अनदर सिनेरियो व्हेन द बुलेट इज बीइंग फायर्ड। बुलेट इज बीइंग फायर्ड, अब बुलेट कुछ वेलोसिटी से जा रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो पहले था वही बाद में रहेगा, वही बाद में रहेगा। पहले क्या था? जीरो था। यहां से क्या आ गया? M1V1 वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2V2। अब आप कहोगे सर यहां माइनस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहां डायरेक्शन अलग है। अगर मान के चल रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर मान नहीं रहे हो तो यहां डायरेक्शन का साइन यानी माइनस साइन लगा लेना। वेलोसिटी में माइनस का साइन बस यही बताता है कि उसका डायरेक्शन अलग है। अगर माइनस जैसी कोई क्वांटिटी आप समझ ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, माइनस वेलोसिटी का मतलब बस इतना सा है। नेगेटिव चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिक्स में भाई, है तो है, नहीं है तो तुमको कैसे पता कि वो नहीं है? कहीं देखे होगे तभी जान रहे हो कि वो चीज होती है, होती है तब बोलो कि नहीं है। अगर आपने जानते रहे कि होती है कि नहीं होती है तो आप कैसे समझा पाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे ईश्वर है कि नहीं, आप इसको साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं, कोई डिफाइन ही नहीं करके गया। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन बोथ द केसेस यू आर ट्रू। वो आपकी बिलीफ पर, आपकी श्रद्धा पर, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करेगा बस। डू गेट माय पॉइंट? यही सब चीजें तो बता बता कर न्यूटन हीरो बन रहे थे उस समय। तो एनीवे हमने देखा कि बाद में जो इसकी वेलोसिटी होगी यानी बंदूक की M1V1 अगर मान लें तो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2V2। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए, मान लीजिए एक बुलेट हमने फायर करा, तो एक गन है, गन का वेट मान लीजिए 3 kg है, ठीक, और एक बुलेट है, इसका वजन जो है ये है 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का बुलेट। नाउ दैट इज बीइंग फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड ये है। तो कह रहे हैं जब आप बुलेट फायर करोगे तो बताओ गन पीछे धक्का देती है ना, तो कितना धक्का देगी? मतलब रिकॉइल ऑफ द गन आपको निकालना है, रिकॉइल ऑफ द गन। तो इसका हमने मास मान लिया M1 ये, और V1 मान लिया इसकी वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे है दिया हुआ है M2 और ये हो गया V2।
नाउ वी नो दैट m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, माइनस साइन दिमाग में रखना कि डायरेक्शन अलग अलग है, वो उधर जा रहा है तो बंदूक इधर धक्का देगी उल्टा, अगर ये इधर गया तो ये इधर आएगी ताकि रिजल्टेंट में जीरो ही आए, ठीक है, वहीं का वहीं पोजीशन रहे। नाउ v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन m1, दैट इज m2 v2 करोगे तो 0.1 इंटू 200 अपॉन में कितना किलोग्राम था 3, तो हम यहां से देख पा रहे हैं 20/3 दैट इज 3 6 18, 3 6 यानी 6.67 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आएगा। अगर हम मान लीजिए वजन यहां कम कर देते, 3 की बजाय 1 कर दें, 1 किलो का वजन कर दें, बंदूक कर दें, तो हमारे पास पीछे कितना झटका आएगा, 20 मीटर पर सेकंड से पीछे झटका मिलेगा। अगर बंदूक मान लो 250 ग्राम की ले लें तब, या आधे किलो की ले 250 ग्राम ले लेते हैं तो इसका 4 गुना यानी 80 मीटर पर सेकंड से पीछे झटका आएगा। यानी हल्के बंदूक तमंचे वमंचे जो होते हैं ना, ये नाक वाक फोड़ देते हैं आदमी का। रीजन कि जब आप फायर करते हो ना, उससे ज्यादा रिकॉइल आपके पीछे आता है। बंदूक को होल्ड करने का जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए पेन ऐसे रखा जाए तो इसका बड नीचे लेफ्ट में रखते हैं, फिर ऐसे करके, यानी ये पोजीशन होता है, संभाला नहीं गया मुझसे बंदूक, तो ये पोजीशन यानी यहाँ नीचे ऐसे करके रखते हैं। रीजन ताकि आप उसके रिवर्स को यानी रिकॉइल को ऑब्जर्व कर सको। और बहुत स्ट्रेट हाथ नहीं होता ये वाला हाथ हल्का सा लूज रखते हैं, इस वाले को स्ट्रेट रखते हैं ताकि आप शॉक को ऑब्जॉर्व भी कर पाओ। लेकिन ये वाला हाथ बिल्कुल नहीं लूज रखना है, अगर जरा सा भी लूज रखोगे तो नाक पे आएगा और नाक वाक फोड़ करके आपका जाएगा। यू गेट माय पॉइंट। इसीलिए अगर हल्की पर्सनैलिटी है तो भारी बंदूक चलाओ, हल्की बंदूकें नहीं। अगर आतिशबाजी फायरिंग है इन सब केसेस में, और डिस्क्लेमर कि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं बंदूक कल्चर को, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे आता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाज सेइंग दैट कि मोमेंटम वाज कंजर्व्ड, है ना, कि जितना आगे की तरफ जाओगे उतना ही पीछे की तरफ झटका दोगे। जैसे नाव से निकल रहे हो तो अगर आगे जिस वेलोसिटी से तुम जा रहे होगे उसी कुछ वेलोसिटी के कुछ रिस्पेक्ट में यानी मास के रेशियो के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। नाउ थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन क्यों? क्योंकि आपको पता था कि m1 v1 was equal to m2 v2, आपने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया। दिस इज रेट ऑफ यानी कि हो गया p1/t इज इक्वल्स टू p2/t सेम टाइम में, और ये हो गया f1 इज इक्वल्स टू f2। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट बोल दिए तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट नहीं बोले तो आपको यहां याद होना चाहिए कि माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन मतलब अलग डायरेक्शन में। आपको क्या लगा कि आप फोर्स अप्लाई करोगे, थप्पड़ मार दो किसी को, चुपचाप सह लेगा? नहीं, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। आप दाहिने मारा बाएं मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। आज अगर नहीं मारा तो टेंशन ज्यादा लेना, क्योंकि वो किसी दिन जब पलट के आएगा तो बहुत ज्यादा पीट के जाएगा। डू गेट माय पॉइंट? समय का ब्याज जोड़ के जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का, ठीक है। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड बी इन पोजीशन कि हूएवर यू आर चैलेंजिंग, तो कभी भी किसी चीज पे भी आप फोर्स उतना ही अप्लाई करें जितना सहने की क्षमता हो। अब क्या लगता है, आप थप्पड़ मारते हो आपके हाथ में चोट नहीं लगता, जितना गाल पे चोट लगता है उतना ही हाथ पे चोट लगता है। जिसके हाथ नरम होते हैं ना, वो थप्पड़ मारने के बाद पानी को बर्फ से धोता है। क्या पता है, कई सारी चीजें ऐसे कहावतें आती हैं, है ना, सर्बियन की कहावत है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने देखा कि इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड लॉ है। इसके एग्जांपल्स को अगर देखें तो आपको पता होगा, रॉकेट जितना फोर्स नीचे थ्रस्ट नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना, तो रॉकेट लॉन्चिंग जो होती है ये किस पे डिपेंड करती है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। क्योंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही यह नियम बना है। तो एक सिद्धांत होता है जैसे समाज की भलाई, और वो हो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम। और अगर उसी नियम के लिए दंड का प्राविधान कर दिया जाए कि नहीं मानोगे ना बहुत काट डालेंगे तुमको, तो अगर आपने कह दिया कि नहीं माने तो काट डालूंगा, ये वाली बात कर दी, तो आपने क्या कह दिया? उस नियम को ना मानने के पीछे दंड का प्राविधान कर दिया। अब ये बन गया कानून। टू गेट माय पॉइंट? तो देयर आर थ्री पोजीशंस, यानी देयर इज प्रिंसिपल, देयर इज रूल एंड देयर इज लॉ। तो लॉ का मतलब जहां दंड का प्राविधान, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात हो गई ना, दंड का प्राविधान हो गया, इसलिए इसको लॉ बोलेंगे। अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ रूल, इसको केवल रूल बोला जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो रॉकेट लॉन्चिंग क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग हो गया। और क्या, नाव से जब भी आप उतरते हो तो क्या होता है कि नाव पीछे की तरफ भागती है, ये भी उसी का एग्जांपल हो गया, है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पैर में, एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट है कि पैर में अगर पहिए लगे हों, तो अगर आप दीवार को धक्का दोगे तो आप जितना धक्का उधर लगाते हो उतना धक्का अपने आप पे लगेगा और आप दूसरी तरफ सरक के चले जाओगे, है ना। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया, मतलब एक एग्जांपल हो गया।
कई लोग आते हैं दूसरे को मारने के लिए और अचानक से नहीं मार पाए और हिला ही नहीं तो अपने गिर जाते हैं जमीन पर, यानी जो फोर्स पे लगा रहे हो वही फोर्स उल्टा अपने ऊपर लग गया, है ना, क्योंकि आप हल्के थे तो आप पे चेंज ज्यादा दिखा, आप जमीन पे लोटे नजर आए, जबकि वो पैर लगाने वाला है आपके ऊपर क्योंकि पकड़ लिया है आपको। डू गेट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल प्रोपोर्शन। और एक चीज ध्यान रखना है, एक्ट्स ऑन अपोजिट बॉडीज, यानी एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यानी जब भी फोर्स लगाओगे तो किसी पे लगाओगे, है ना, खुद पे नहीं। यानी यहां पे अगर एग्जांपल हम बताएं कि एक नाव है, एक नाव है और इसी नाव पे एक पाल बांधी गई, पाल मतलब समझते हो, पतवार बांधी गई। अब इस पे क्या किया, यहां इन्होंने पंखा लगा दिया और पंखे से उन्होंने कहा कि खूब हवा मारो, तो क्या ये नाव इधर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक्शन जो ले रहा है, रिएक्शन भी इसी नाव पे ही आ रहा है। तो नेट में सिस्टम का, भाई आप पूरा सिस्टम मूव कराना चाहते हो ना, तो सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। अगर मूव कराना था तो ये रिएक्शन बाहर होना चाहिए, तो ये कुछ दूर मूव कर जाता। यानी कि अगर आपने फैन और मतलब नेट सिस्टम अगर आप मूव कराना चाहते हो तो सिस्टम के बाहर से लाना पड़ेगा कोई ना कोई आदमी, है ना, सिस्टम के अंदर रह के नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पे दो सेपरेट बॉडीज होनी चाहिए। फोर्स लगेगा ही तब जब दो अलग अलग लोग होंगे। खुद से चाटा मारना कोई कला थोड़ी है, दूसरे पे लगाना तब कला आपकी आएगी, बहादुरी तब आएगी, है ना। दैट मीन्स इन आइसोलेशन देयर इज नो फोर्स। इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर अकेले में हो, यानी एकांत में हो तो आपके अंदर कोई कला हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो सन्यासी होते थे वो तपस्या करने कहां जाते थे? जंगल में जाते थे। जंगल में जाने के पीछे रीजन यही था, अकेले होंगे किससे लड़ेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ नहीं दो हाथ चाहिए तभी ताली बजा पाओगे, क्योंकि एक्शन के लिए रिएक्शन चाहिए। डू गेट माय पॉइंट? तो एक्शन के लिए रिएक्शन चाहिए और एक्शन होगी तो रिएक्शन आएगी, यही बात ये कह रहा समझा रहा है। तो दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। क्या बात क्लियर हो गई? अगर दूसरी बॉडी नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं होगा। इन आइसोलेशन देयर इज नो फोर्स। अगर आप ही अकेले हो तो बल का कोई प्राविधान नहीं होगा। कौन नियम बनाए, कौन किसको सजा सजा देगा? अपने हिसाब से सजा थोड़ी लोगे, खुद अकेले रहो कहां सजा दोगे खुद को? हाँ, दूसरा कोई गलती करता सजा वजा की बात आती है ना। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने देख लिया। स्विमिंग इन इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, स्विमिंग में क्या करते हो आप? पानी को पीछे खेलते हो, बदले में पानी वापस लौट के सोचता अपना स्पेस ऑक्युपाई कर ले। आपने पानी को धक्का दिया तो पानी ऊंचा हुआ, अब वापस से स्पेस ऑक्युपाई करना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो आपको ढकेल देगा। तो आप क्या करते हो? पानी को पीछे फेंकते हो, आगे जगह खाली बनती है और उसको भरने के लिए फिर से पीछे से पानी आपको धकेल रहा था क्योंकि पीछे उसका मास ज्यादा हो गया, अमाउंट ज्यादा हो गया, तो आप पुश हो जाते हो खुद ब खुद आगे की तरफ। दैट मीन्स एक्शन और आप रिएक्शन। आप जमीन पर चल रहे हो मान लो, तो जमीन पर जब चल रहे होते तो आपका पैर पीछे की तरफ एक्शन लगाता है और रिएक्शन में आप चल रहे हो, यानी आपका फ्रिक्शन आपको चला रहा है। आपका एक्शन तो जमीन पर धक्का दे रहा है और रिजल्टेंट में फ्रिक्शन उसको रोक रहा है आपके पैर को। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, फ्रिक्शन चाहिए, है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्ड लॉ का एग्जांपल है कि स्विमिंग तभी पॉसिबल है क्योंकि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन काम करता है। Which of the following are the basis of rocket propulsion? कौन सा है रॉकेट? देखो न्यूटन का थर्ड लॉ भी है और मोमेंटम कंजर्वेशन भी है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का तीसरा नियम ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। नोट दैट पॉइंट कि न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड है। इसका मतलब न्यूटन के तीसरे नियम के हर उदाहरण संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत के भी उदाहरण है। So all the example that are used in the third law of Newton, the third law of Newton's motion are already example of the conservation of momentum. ठीक है, principle of conservation of momentum. Now, a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. कह रहे हैं कि एक पत्थर इतना हल्का सा उसको ऊपर फेंका गया और कह रहे हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताइए फोर्स का। तो जब अपवर्ड जा रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड जा रहा है तो इस पे ग्रेविटी लग रही हुई। ग्रेविटी क्या होती है भाई? ग्रेविटी इज वेट, Fg मतलब वेट, एंड वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। फोर्स में मास और एक्सेलरेशन तो आना ही चाहिए, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, है ना। मास आपके पास में कितना दिया हुआ है? 0.05 और इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लो हम 10 मान के चलें, तो दैट मींस 0.5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, तो इसका मतलब जब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था तब भी 0.5 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डाउनवर्ड आएगा तब भी 0.5 न्यूटन का डाउनवर्ड लगेगा। अब रिजल्ट देखिए, अगर ऊपर जा रहा है और 0.5 से कोई नीचे खींच रहा होगा, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। फोर्स आया मतलब एक्सेलरेशन लाएगा, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, आप ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, जहां वेलोसिटी घट रही होगी।
यहां नीचे आप भी जा रहे थे और नीचे ही एक्सेलरेशन भी आपको मिल रहा है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बस इतनी सी बात है। एट द हाईएस्ट पॉइंट जहां पे वो अचानक से एक सेकंड के लिए रुकता है, एक सेकंड नहीं, एक पल के लिए रुकता है, जैसे आपने पत्थर फेंका, एक टाइम आएगा रुकेगा, फिर वापस से आ जाता है, तो जहां पे रुकता है उस टाइम पे अगर बात करें तो भी उसके ऊपर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स 0.5 न्यूटन का लगेगा, दैट वुड बी ऑफ कोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा और उतना ही लगेगा, इसका भी एग्जांपल वही है, आंसर वही है, 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड। अब बात करते हैं इंपल्स की। व्हाट इज इंपल्स? कहते हैं ना इंपल्सिव बिहेवियर, क्षणिक व्यवहार। तो कभी भी कोई फोर्स है ना अचानक से क्षण भर के लगे तो उसको बोलते हैं बलाघात, बल आघात, तो इसको बोलते हैं बलाघात, है ना। बलाघात, बलाघात क्या है कि व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट फॉर अ सडन मोमेंट, यानी बहुत ही डेल्टा टी टाइम के लिए अगर कोई फोर्स एक्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बलाघात। तो पी मतलब क्या है? इंपल्स, दैट इज एफ डेल टी, वेयर डेल टी इज वेरी स्मॉल। जैसे मान लीजिए कोई बंदूक की गोली हिट कर रही है, आपने बॉल आई, आपने पट्ट से मारा, तो आपने क्षणिक बल लगाया है ना बॉल पे, अचानक से एक सेकंड के लिए ही, बहुत पल भर के लिए बॉल टच करी बैट पे, फिर वापस चली गई, यानी जो भी फोर्स अप्लाई हुआ वो बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई हुआ, उसको हम बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स इम्पार्टेड। और आपको पता है कि फोर्स वाज व्हाट? फोर्स वाज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टी इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ टी, बस टी थोड़े छोटा है, तो ध्यान रखना जो इंपल्स है इट इज नथिंग अदर देन मोमेंटम, बस ये है सडन और वो होता है ड्यूरेबल। तो सडन अगर कभी भी मोमेंटम में चेंज दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स इज नथिंग बट टाइप ऑफ मोमेंटम, है ना। उसका यूनिट क्या होगा? वही होगा जो मोमेंटम का यूनिट होता था। तो इंपल्स का भी यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ वही, यूनिट सब वही रहेगा। ठीक है, तो इंपल्स क्या होगा? बलाघात जो सडन मोमेंट के लिए आए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ बेसबॉल से बॉल मारी जा रही है, ठीक है, सडन इंपल्स। A batman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। जिस स्पीड से आया था 12 की स्पीड से आया, 12 की स्पीड से वापस कर दिया। कोविड याद है? आप जिस स्पीड से घर से बाहर निकलते थे, पुलिस वाले ऐसे ही दंड लेकर खड़े रहते थे, उसी स्पीड से घर के अंदर कर देते थे, और अगर चूके तो लाल कर देते थे बिल्कुल। टू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो सेम वैसे ही 12 की स्पीड से आया था, 12 की स्पीड से वापस कर दी। अगर उसका मास इतना रहा हो तो बताइए इंपल्स इंपॉर्टेंट कितना रहा? तो नेट चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, वही इंपल्स इंपॉर्टेंट है। नेट चेंज अगर 2 से उधर जा रहा हो, उधर कितना होगा? -2। जैसे मान लो mv से इधर जा रहा है, तो इधर आ रहा होगा तो क्या कहलाएगा? -mv। डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? -2mv। इसमें से यानी बाद वाले में से इनिशियल वाला घटाओगे तो डिफरेंस है, तो -mv माइनस ऑफ mv दैट इज -2mv। -2mv विल बी द नेट चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज एग्जैक्टली द इंपल्स। इंपल्स और मोमेंटम में कुछ खासा अंतर नहीं, बस क्षणिक का बात है। तो आपने क्या कर दिया? -2mv निकाल दिया, ठीक है। तो -2mv करोगे तो 2 इंटू 0.15 इंटू 12 दैट इज 3.6, तो 3.6 केजी मीटर पर सेकेंड। डिस्कशन वाली क्लास में हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ आता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई वस्तु साम्यावस्था में आ जाए। साम्यावस्था मतलब उस पर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप भी हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया। देखो फोर्स या तो ना ही रहे या रहे तो बैलेंस्ड रहे। तो अगर बैलेंस फोर्स है, सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस मोड में है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी हर तरफ से इक्वल हो चुका है, हर तरफ से बराबर हो चुका है। साम्यावस्था, आपको मोक्ष मिल गया। देयर इज एवरीथिंग स्टिल देयर इज, बट यू हैव द क्वाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडलिंग इट, बैलेंसिंग इट। तो आपने लाइफ को अगर बैलेंस करना सीख लिया हर तरफ से, तो उसको मतलब आप इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, मोक्ष में गए। तो इक्विलिब्रियम जब भी बात करिए तो मतलब आप मोक्ष में है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो RHS equals to LHS, that means equilibrium। Equilibrium of forces का मतलब क्या है कि when the system of forces, when on a body there is a system of forces acting on it, but the resultant force is zero। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जमीन पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इसके मास है, मास है तो इसके पास क्या होगा? वेट होगा, और जितना वेट mg आएगा उतना ही इस पे ऊपर क्या लग जाएगा? रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। रिजल्टेंट में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं रहा। अब आपने पैर मार दिया इसमें, जमीन पे लुढ़कने लगा, तो वर्टिकल में रिजल्टेंट फोर्स 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट फोर्स मिल गया, तभी तो उसका कंडीशन चेंज हुआ। डू गेट माय पॉइंट? यानी वेलोसिटी तभी चेंज हुई, वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद वेलोसिटी कुछ आ गई, इसका मतलब आपने फोर्स लगाया है, हाथ मार के पैर मार के आए हो आप, है ना, सीधे सीधे दिख रहा था, ये कंडीशन चेंज हो गया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल मींस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी टू बी 0।
तो अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट हो सारे फोर्सेस का जीरो बने तो उसको हम बोलते हैं द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम की एग्जांपल समझ सकते हैं। नाउ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब कि जहां आपको टच करना पड़े। आपको क्या लगता है थप्पड़ मारने के लिए बिना टच किए मार दोगे? सो व्हाट इज द फोर्स इफ इट इज टू बी इंपार्टेड विद द यूज ऑफ हेल्प, यानी अगर दो बॉडीज आपस में एक फिजिकल टच में आ रही हैं अप्लाई करने के लिए, अगर फोर्स अप्लाई करने के लिए फिजिकल टच नेसेसरी है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फिजिकली अगर टच करके जो फोर्स लगे उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या है? फिजिकल टच है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? फिजिकल टच। लेकिन कुछ लोग शातिर होते हैं, आंखों ही आंखों इशारा करके आघात पहुंचा देते हैं, है ना? उसको लोग क्या है? वो लोग नॉन कॉन्टैक्ट वाले हैं। ठीक है, तो टच मतलब कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे कैसे क्या हो गए? जैसे फ्रिक्शन, घर्षण तभी होगा जब आप कॉन्टैक्ट में आएंगे। जैसे थप्पड़, स्लैपिंग, है ना? थप्पड़ मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दूसरे से मरवाओगे तब भी दूसरा आदमी भी जाके कॉन्टैक्ट करेगा। बिना कॉन्टैक्ट के हवा में हाथ चलाने से थप्पड़ थोड़ी लग जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ज्यादातर फिजिकल ऑब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज ही होते हैं। ठीक है, अगली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब नो फिजिकल टच नीडेड, नो फिजिकल टच बट द फोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे जैसे कि आपने कह दिया भाई ग्रेविटी, सूरज कहां है और अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, है ना? जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। जैसे इसके अलावा और क्या कर सकते हो? और कौन सा फोर्स ऐसा हो सकता है जिसमें आपको टच की जरूरत नहीं? न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस आपको मिलेंगे जिसमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चुंबक है, दूर दूर से एक दूसरे का अट्रैक्ट करे पड़े हैं। डू गेट माय पॉइंट? दूरी बहुत है, चिट्ठी उट्ठी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हाँ अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब जहां टच की जरूरत ना पड़े एक दूसरे में और फोर्स इंपार्ट हो जाए, और यहां पे टच की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई थिंक एवरीबॉडी गेट्स दैट ना। अब आता था सेंट्रल और नॉन सेंट्रल फोर्सेस। देखो सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं जो रेडियली पॉइंटिंग हो उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं उसको सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं, यानी रेडियल होते हैं एक दूसरे से, यानी एक ही जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसी डायरेक्शन के थ्रू आउट ही लग रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्स इज द फोर्स दैट इज रेडियली पॉइंटिंग एंड मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने मोमेंट बेंडिंग मोमेंट वगैरह देखा था ना, तो वहां पे डिस्टेंस पे फोर्स डिपेंड कर रहा है कि कितने डिस्टेंस लगाओ उस हिसाब से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां पे फोर्स क्या हो रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सेंट्रल फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। नॉन सेंट्रल फोर्स क्या है? ए फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल दैट इज नॉट डायरेक्टली अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम, वो उस लाइन के अलोंग नहीं काम करता। जैसे एग्जांपल के न्यूक्लियर फोर्सेस उसी लाइन के अलोंग, जैसे मान लो हमने कहा यहां देखो पृथ्वी, यहां देखो सन, तो इनका जो फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में काम करेगा, रेडियल डायरेक्शन में, जो सेपरेशन का डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में ना काम करता तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ज्यादातर फोर्सेस जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस ही होते हैं, यानी कि अपने लाइन ज्वाइनिंग जो रहती है उसी के हिसाब से ही काम करते हैं। पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो थ्रू आउट द सिस्टम काम करते हैं, जैसे पूरा न्यूक्लियस के थ्रू आउट काम करेंगे। वो नहीं देखते कि हमारे रेडियली तो आ रहा है कि नहीं, तो साइड में तब भी कोई बात नहीं, आ जा, है ना? सब पे लगाएंगे, एक दूसरे से मिल करके सब पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, सब पॉजिटिवली चार्ज और सब एक साथ में बधे हुए, न्यूक्लियर फोर्स है ना। क्या क्लियर हो गया इतनी बात? अब बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो सिस्टम के अंदर लगते हैं, खुद में लगते हैं। जैसे टेंशन किसी मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी हो गई, स्ट्रेस फोर्सेस किसी मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी हो गई, ये सब फोर्सेस जो होंगे। कंप्रेशन फोर्सेस, ये सभी क्या है? ये सब मटेरियल के अंदर के फोर्सेस जो खुद में अंदर में ही डेवलप हो रहे हैं। स्ट्रेन फोर्सेस यानी कि उनके ग्रेन फोर्सेस हो गए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए, ये सब क्या है? इंटरनल फोर्सेस हैं, किसी सिस्टम के अंदर के फोर्स हैं, बहुत ज्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से वहां कोई ऑब्जेक्ट लेके गए, तो अब फोर्स की अगर बात करोगे तो आप सीधे सीधे इसी डिस्टेंस के हिसाब से आप निकालोगे, यानी कि यहां बात हो रही है वेलोसिटी की। यहां क्या बात हो रही है? वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट की, यानी उसी डायरेक्शन में आप जाओगे तब भी फोर्स की बात हो। फोर्स मतलब ये डायरेक्शन होना ही चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें डिस्टेंस को आप नहीं कंसीडर करते, आप डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ वाले डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। स्ट्रेट लाइन की बात नहीं, आप बहुत ज्यादा डायरेक्शन चेंज करके, ऐसे मान लो एक आदमी एक सामान को उठाया और यहां से ऐसे करके यहां तक लेके गया, तो यहां से यहां तक लेके गया तो ये फोर्स लगाया होगा थ्रू आउट द जर्नी। अगर हम इस पाथ को कंसीडर करके चलेंगे तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम यहां से ए से बी का डायरेक्ट पाथ कंसीडर करके चलेंगे दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंसीडर कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ।
तो अगर रिवर्सल कर दोगे तो ये कंजर्व है, यानी कि वैसे वैसे फिर आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये चुंबक है, आपने चिपकाया, चिपक गए, दूर लेके आए, फिर उतना ही बना हुआ है, फिर चिपका, फिर कंजर्वेटिव है। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे से नचा नचा के इसे लेके आओ, हाँ चिढ़ा चिढ़ा के लेके आओ, देखो ला रहा हूँ, ऐसे से करके लेके आ रहा हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंजर्व है। फिर दूर लेके आओ, होता नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेज हो गए। और जो पाथ लेंथ पे डिपेंड करे वो कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है। कंजर्वेटिव मतलब जो संरक्षित नहीं है, यानी वो बदल जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्षयकारी बल है, विनाश करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। आपको अगर मान लीजिए अपने कॉलेज जाना है जो कि 1 किलोमीटर दूर है, और आप पूरा अमेरिका अमेरिका घूमते घूमते आए, तो आपका जूता घिस जाएगा, और अगर आप सीधे जाओगे जूता बचा रहेगा, क्योंकि क्षय ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसे में क्या होता है, सिस्टम डिसिपिएट कर देता है, काफी एनर्जी लूज कर देता है फ्रिक्शन की वजह से, तो क्षयकारी बल। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज दैट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जूता कम घिसे, इसलिए 3-3 4-4 सीढ़ी एक साथ चलते हैं, एक ही बार में जंप करते हैं, फिर जूता घिसे ना घिसे पैंट जरूर फट जाती है ना। जोक सपाट। चलो, कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट का मतलब होता है जो एक लाइन में चल रहे हो, एक ही लाइन में, इधर से लगे, इधर से लगे, इधर से लगे, तमाम सारे आए, लेकिन ये कंकरेंट है, एक ही डायरेक्शन में सारे सारे से काम कर रहे हैं, कोलिनियर हैं, उसी को हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस। और कंकरेंट फोर्सेस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई। रिजल्टेंट निकल जाएगा, एक इधर से 10 लगा, इधर से 5 लगा, मतलब रिजल्टेंट में इधर वाला 5 बढ़ेगा। इधर से 12 लगा, इधर से 3 लगा, इधर से 12 लगा, इधर से हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट में 9 न्यूटन का फोर्स दर जाएगा, निकालना आसान हो गया। कहे अगर मान लो कंकरेंट ना हुआ तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हम कंकरेंट करेंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। जैसा डायमेंशन होगा 2 डायमेंशन का, तो एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे, जो भी होगा वो कंपोनेंट ले लेंगे उनमें, और रिजल्टेंट निकालेंगे उस कंपोनेंट का, यानी एक्स में कितना नेट लग रहा है, वाई में कितना नेट लग रहा है। फिर जब हमको एक्स और वाई में लगने वाला फोर्स निकल आया, तो हम उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, तो नेट फोर्स का रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। तो कंकरेंसी is the way to resolve forces. Concurrency is the way to resolve forces. तो वही मैथमेटिकली फॉर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिग्मा एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी एफ में भी 0 है, एफ में 0 है, एफ जेड में भी 0, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मास एंड वेट की बात कर लेते हैं। मास इज व्हाट? मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है ये? पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन ए बॉडी। कितना मैटर आपने अपने अंदर समाहित किया हुआ, दैट इज सब्सटेंस, अमाउंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी किलोग्राम, केजी, दैट इज एसआई यूनिट, है ना। और साथ साथ में 81 आप पढ़ लोगे इसको, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, एसआई यूनिट। और अगर आपसे पूछे कि स्केलर है कि वेक्टर, तो आपको सर स्केलर है। पदार्थ की मात्रा में डायरेक्शन से क्या लेना, 1 किलो चीनी है तो है, अब उसमें कहोगे ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं से है, किधर से भी करोगे 1 किलो है ना, बात खत्म। मतलब डायरेक्शन का कोई लेना देना है ही नहीं। 1 किलो चीनी मतलब पन्नी में बांध दिया, बात खत्म हो गई। पन्नी छोटी बड़ी से फर्क पड़ेगा, बड़ी पन्नी होता 2 किलो, है ना, इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन की बात केवल मास है तो एम, दैट इज डायमेंशन। एल और टी भी लाना चाहते हो, दोनों पावर 0 कर देना, तो डायमेंशन हो गया। वहीं अगर वेट की बात करो ना, तो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कभी भी किलोग्राम में नहीं नापेंगे आप, फोर्स है, न्यूटन में नापा जाएगा हमेशा। और ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, that is Fg and that is equals to mass into gravitational acceleration। अब ग्रेविटी जब पढ़ोगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको दिखेगा, यानी कैपिटल G into mass of planet upon r square, that is रेडियस का स्क्वायर। तो m into g, जहां g को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। न्यूटन का तीसरा नियम देखो, दूसरा नियम देखो यूज हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट्स इट। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंजर्व नहीं है, ये चेंज हो सकता है। यहां पे हमने देखा था इट इज कंजर्व्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ये तो कंजर्व है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये कंजर्व है। थोड़ा सा छोटा करके समेट देते हैं इसको, ताकि ये समझा लें। और तो ये कैसा है, ये कंजर्व इन नेचर है, कंजर्व है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, बदलता नहीं। 4 किलो चीनी 4 किलो ही रहेगी, वो अलग बात है, आप रास्ते में निपटा दो आधा तो अलग बात है, अदरवाइज में अगर आपने निपटाने की कोशिश नहीं करी तो वो जगह बदलने से नहीं बदलने वाली। पर ये देखो वेट, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समय, जगह, तापमान, हर एक के आधार पे बदलता रहता है। तापमान पे सर कैसे बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होने पे चीज एक्सपैंड होती है, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो भाई डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन बदलता है,
गहराई ऊंचाई में जाने बदलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी क्योंकि वेरी कर रहा है, इसका मतलब वेट वेरी करेगा। तो वेट क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। स्पेस में वेट क्या होता है? स्पेस में वेट कितना होगा? 0। स्पेस में वेट 0 होगा। मून पे कितना होगा? तो जो भी वेट अर्थ पे है ना, उसका छठा भाग 1/6, क्योंकि वहां का ग्रेविटी 1/6 होता है। 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का 6 गुना कम हो जाता है। तो अगर आपको जी दे दिया गया कितना कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आप बता पाओगे कि उसका वेट कितना कम या ज्यादा होगा। तो वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इट इज द यूनिट इज, यूनिट की अगर बात करोगे दैट इज न्यूटन। और न्यूटन है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन सर इसका बहुत खतरनाक आने वाला है। क्या आ जाएगा? MLT-2 हम लोग निकाल चुके हैं। स्केलर की वेक्टर, अरे भाई वेक्टर हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, धरती के केंद्र की ओर ही लगेगा, लंबवत होगा सतह पे, जबकि इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना था ही नहीं। You get my point? The weight is a separate parameter, different parameter, totally different parameter. किलोग्राम फोर्स, kgf is the unit of weight. लेकिन खाली किलोग्राम बोलोगे तो that is unit of mass. अगर आपसे कोई कहे a person was of 30 kg on earth, how much he weigh on moon? तो जितना वेट मतलब मास जितना उसका अर्थ पे है 30 kg ही वहां भी रहेगा। ऐसा थोड़ी ना आदमी बौना हो गया, मटेरियल कहीं चला गया उसका, जितना था उतना अभी भी है। इसका मतलब मास तो ही रहेगा। लेकिन अगर वेट पूछ रहा है तो वेट जरूर कम हो जाएगा। यहां पे वेट कितना रहा? अगर 30 किलोग्राम का था आदमी तो उसका वेट कितना हुआ? 30 इंटू 9.8 कर दोगे आप, ठीक है, मोटा मोटा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 है तो 300 न्यूटन का। वहां पे उसका 1/6 कर दोगे तो लगभग 50 न्यूटन का। ठीक है, तो यानी कि मून पे जाने पे वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखिए लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही है कि वेक्टर को आप रिजॉल्व कैसे करें। और उसमें बताता है कि अगर मान लिया हमारे पास 3 वेक्टर्स ऐसे हों, यानी ए बी सी 3 वेक्टर्स हों, और उनके ठीक अपोजिट वाला, अगर 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, उनके ठीक अपोजिट वाले के दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर गिवन है, एक भी एंगल अगर आप गिवन हो, फ्री बॉडी डायग्राम में इसका यूज आता है। बस समझना इतना ही कि लामी थ्योरम होता क्या है, इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज नहीं आता। तो ध्यान रखना कि उस वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल वुड बी इक्वल्स टू द सेकंड वेक्टर sin of opposite angle is would be equal to the third vector upon sin of the third opposite angles. तो a upon sin of alpha, b upon sin of beta, c upon sin of gamma, that would be always equal in nature. यही है लामीज का थ्योरम, रिजॉल्विंग में काम आता है। तो हम लोगों ने लगभग आज का लेक्चर खत्म ही कर लिया। देयर आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉरेस्पॉन्ड टू फोर्स। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉरेस्पॉन्ड टू काइनेटिक एनर्जी। बताइए कौन सही है? तो हमको पता है पहला वाला तो न्यूटन का सेकंड लॉ बता रहा है, थर्ड वाला कह रहा है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एनर्जी हो जाएगी, यानी फोर्स को एनर्जी बोल दोगे। फोर्स तो फोर्स है भाई, और एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व है, बट फोर्स कंजर्व नहीं होता, दोनों अलग दुनिया है। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ओनली ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच द फॉलोइंग ऑब्जर्वर इज और आर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो पहला है चाइल्ड रिवॉल्विंग इन द ऑन द मेरी गो राउंड, यानी कि जो घूम गोल झूला होता है उस पर झूल रहा है। गोल झूले में क्या होता है? दिशा बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या है एक्सेलरेटेड मोशन? मतलब ये नॉन इनर्शियल है। सेकंड देखो, ड्राइवर इन अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है? नॉन इनर्शियल नहीं है ये तो इनर्शियल हो गया ना। कांस्टेंट वेलोसिटी इनर्शिया है इसके पास में। अब पैसेंजर इन बस विच इज स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन मतलब क्या? ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेटेड है मतलब ये भी सही हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, an astronaut accidentally gets separated from out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक एक्सेलरेटिंग कोई स्पेसशिप है, उससे एक एस्ट्रोनॉट अलग हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। देखो, जब तक स्पेसशिप में हो तो स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर फोर्स है। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आएगा। फोर्स कहां से आ रहा है? उसके खुद के इंजन से। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोनॉट बाहर आया, एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से अलग हुआ, जैसे ही अलग हुआ, अब एस्ट्रोनॉट को एक्सेलरेट कराने के लिए कोई है? कहीं से फोर्स उसको मिल सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। इसका मतलब उसके पास में कोई एक्सेलरेशन का जरिया भी अब नहीं है। अब एक्सेलरेट नहीं करेगा, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी उसकी हो गई होगी उतना ही सही चलेगा। मतलब जैसे ही आता है उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, नो एक्सेलरेशन एट ऑल। एक्सेलरेशन के लिए कोई बाहरी फोर्स देने वाला जरूरी है। जब तक फोर्स नहीं तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
कैन ए सेल बोट बी प्रोपेल्ड बाई एयर ब्लोन ऑन द सेल फ्रॉम द फैन अटैच टू द बोट? कह रहे हैं उसी बोट पे अगर कोई फैन लगा करके उसी के सेल यानी पतवार पर हवा डाली जाए तो क्या पतवार चलेगी? हमने एग्जांपल समझाया था भाई बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है ना। तो एक ही सिस्टम पे कैसे आप उसको करवा दोगे? रिजल्टेंट में नो फोर्स, एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो रहे हैं, जबकि सेपरेट बॉडी पे होनी चाहिए, हमने बताया था आपको, इसलिए गलत हो जाएगा। So that was all for today's lecture and I think everybody has got that. The next part would be on the friction. हम लोग उसमें फ्रिक्शन को समझेंगे, पुलिस को समझेंगे, टेंशन को समझेंगे। बाकी ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। हमें लगता है क्लास आपको काफी पसंद आई होगी एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर वुड बी डिस्कशन। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।